सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार थोड़ा डिले लग गया, ठीक है, मैं मानता हूँ यार थोड़ा सा मेरी साइड से डिले लग गया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर मैंने शूट कर दिया है। तो अब रोज आपके पास या एक एक दिन के गैप में आपके पास कंप्लीट चैप्टर अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इन वीडियोस को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको समझना है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले यार ये समझते हैं कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो ज्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। वो इजी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको कंप्लीट पूछे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी पूछे, तो ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देते, एक या दो एडजस्टमेंट ही देते हैं। पास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठाकर देख लो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और मेन जो फोकस होता है ना, जो वो एक एडजस्टमेंट या दो एडजस्टमेंट देते हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल होती है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी साइलेंट होता है, तब हमें क्या एडजस्टमेंट का ध्यान देना है, तब हमारे को कैसे एक्टिविटीज को यूज करना है, कैसे कैश फ्लो निकालना है, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो हर एक वीडियो मैंने डिफरेंट बनाई है, ऑपरेटिंग की अलग, इन्वेस्टिंग की अलग, फाइनेंसिंग की अलग। तो हर एक वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट का पार्ट समझाया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग का वीडियो देखा होगा, तो उसमें ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जरूर देखना है। ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सोचा मुझे आ गया, तो ऐसे गलती हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखना है, कॉन्सेप्ट जरूर देखना है, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो आपकी कमांड अच्छी होगी और तब होगा कि प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में हमसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यार अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास में ना हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करा रहा मैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस आपके सामने शो करे, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चंस कराने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार ना हम कंफ्यूज होते हैं किस सिचुएशन में क्या करना है। तो पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, और उससे पहले हम क्या समझेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुन लो। जिस बच्चे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, मैं समझाऊंगा भी। नहीं समझ में आएगा तो मैं याद करने का तरीका बता दूंगा कि क्या क्या आपको याद करना है और कहां पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली, कौन सी चीज इग्नोर करनी है, ठीक है। सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चंस आगे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्किप मत करना, डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस पर मत पहुंच जाना। पहले फॉर्मेट समझ लो, उसका लॉजिक समझ लो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे को क्या ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीजें हम पहले समझते हैं। तो अब आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है। सबसे पहले ना मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और फिर हम चीजों का समझेंगे कि क्या क्या हमें याद करना है। देखो, क्वेश्चन आप जब भी करोगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, 90% से ज्यादा चांसेस है आपको ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं होगा, ठीक है। हमें ना ये चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कई बार गिवन नहीं होता। बिफोर वाला हमें चाहिए होता है, गिवन नहीं होता। तो हमें यूजुअली क्या गिवन होता है, हमें या तो सरप्लस लिख देगा क्वेश्चन में, या फिर वो क्या लिखेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऊपर वो लिख देगा। तो ये हमें गिवन होगा, ठीक है। और हमें यहां से आफ्टर वाले से कुछ कैलकुलेशंस करके बिफोर तक पहुंचना होगा। तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाओ। अच्छा, अब सरप्लस कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आपको 2 सालों का डेटा होगा। तो जैसे अभी मान लो 2025 का डेटा गिवन होगा और 2024 का डेटा गिवन होगा। तो जो बाद वाला साल होता है उसको करंट ईयर बोल देते हैं, जो पिछला साल होता है उसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर होता है जो सबसे आगे का साल गिवन, और उससे पिछले साल को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो उनका डिफरेंस आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो सरप्लस में आप यहां पर लिखोगे। उसके बाद आपको ये आफ्टर से बिफोर तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको रिजर्व्स का बैलेंस आपको ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड याद रखना, प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों गिवन होंगे, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की लेनी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर की दोनों की गिवन होगी। कौन सी चीज कहां पर लेनी है मैं अभी ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो आफ्टर से बिफोर तक पहुंचने के रास्ते में प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की लेनी है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड आफ्टर ईयर कहां लेना है वो मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, कहां लेना है कहां नहीं लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का पूरी कैश फ्लो में कहां लेना है कहां नहीं लेना, वो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब बताऊंगा वहां पर समझाऊंगा। इंटरिम डिविडेंड आपको यहां पर लेना है, कोई भी डिविडेंड हम पे करेंगे हम यहां पर ऐड करेंगे। ये सारी चीजें बेटा हो क्या रही है, ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। तो ये प्लस करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई गिवन होंगी तो वो यहां पर आप ऐड करोगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी यहां पे ऐड होंगी, एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वहां पर इनके एग्जांपल्स भी बताए हैं, और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताई है जो पेपर्स में आती हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करनी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कौन सी आइटम सब्ट्रैक्ट करनी है? इनकम। ठीक है, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, खर्चों को ऐड करना है, इनकम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है थोड़ा। और रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है, ये भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन कर आने के बाद हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अभी मैं आपको चीजों के लॉजिक भी बताता हूं, ये पोर्शन थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, इसके लॉजिक में अभी मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन इससे अगले स्टेप का जो है वो पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे उल्टा चल रहा है। सरप्लस में, ठीक है, जो हमारे खर्चे वर्चे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, ये इंटरिम डिविडेंड पेड खर्चा है। ठीक है, जो खर्चे वगैरह उनको ऐड करें, लेकिन इनकम वगैरह को माइनस करें। यहाँ पे उल्टा चल रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारा रिवर्स में चलेगा। सरप्लस में ऐड करा खर्चे वगैरह को, इनकम वगैरह को सब्ट्रैक्ट करा, तब मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अभी थोड़ी देर में लॉजिक बताऊंगा, तो हो सकता है आपको आइडिया लग जाए ये क्यों उल्टा चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, तो ध्यान से वीडियो बिना स्किप करे सुनते जाओ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब आप यहां तक पहुंच गए, अब देखते हैं आगे का फॉर्मेट हमारा क्या है। यहां तक पहुंच गए हम, बिफोर टैक्स तक पहुंच गए। इसके बाद आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आप यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मेन काम करेंगे। ठीक है, तो मेन काम में क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मैंने यहां पर लिखा। ये क्या है? ये वाला जो काम है ना, जो बिफोर का, ये आप वर्किंग नोट में शो कर देते हो। बुक्स में ना इस चीज को वर्किंग नोट में शो कराया है। तो यहां तक आप पहुंचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, जो अभी समझा, वो वर्किंग नोट में जाएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये वर्किंग नोट में शो करेंगे। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा ये वाला, आप सीधा अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में यहां पर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको अगेन उल्टा चलना है, यहां पे रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, उल्टा क्या चलना है? इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पर ऐड करना है। डेप्रीसिएशन, गुडविल, पेटेंट वगैरह की एमोर्टाइजेशन। देखो, टेंजिबल एसेट्स पे लगती है डेप्रीसिएशन। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स पे लगती है डेप्रीसिएशन। उसी सेम चीज को इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी खर्चा है, तो यही आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमने शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं उन पे इंटरेस्ट देना, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट देना, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, लोन्स पे इंटरेस्ट देना, सब ऐड होंगे। हालांकि सब खर्चे हैं। आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी ये पेज टर्न करेंगे तो पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी जरा फॉर्मेट समझ लो। इनिशियली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी रिवर्स में चलती हैं, उल्टी चलती हैं। ठीक है, खर्चे वगैरह सारे ऐड करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है डेप्रीसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने आपको सारे लिख के ही नहीं दिए, मैंने यहाँ पे वही फॉर्मेट ड्रॉ करा है जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आता है। ठीक है, हर आइटम मैंने लिखी ही नहीं है। लेस करोगे, अब देखो उल्टा चल रहा है ना, तो लेस क्या करेंगे? इनकम को लेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा यार इनकम तो ऐड होनी चाहिए, बट इसको लेस करने, इसके पीछे का क्या लॉजिक है अभी हम समझेंगे। तो कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, कोई भी आ जाए लेस कर देना। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये गेन है तो लेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा तो ऐड होगा। और ये दोनों ही चीजें जो ऐड और लेस हो रही है, इसको कौन सी कैटेगरी में बताया गया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इसको बताया गया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये सारी चीजें ऐड करोगे और ये सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ऐड करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये ऐड ये लेस करके जो आंसर आएगा, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है भाई, तो अभी आपको देखो, अब मैं लेकर जाऊंगा लॉजिक पार्ट पे कि ये क्यों उल्टा चल रहा था, ये स्टार्टिंग में उल्टा क्यों चल रहा था, और अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा बचा हुआ है वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले यहां पे ये लाइन याद रखो, ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये निकला क्या है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है, जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने बाकी हैं। ठीक है, तो ये निकला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब जरा हम लॉजिक पार्ट पे चलते हैं कि ये उल्टा क्यों चल रहा था, वो चीज हम जरा समझेंगे। तो अब हम समझेंगे यार लॉजिक पार्ट। ठीक है, और लॉजिक पार्ट जो है बहुत ध्यान से सुनना, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्रिस्प लगेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 11th क्लास में आते, 11th क्लास में हम क्या करते थे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट चैप्टर में, जिसमें आप निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा साइड चेंज करता था, और ये P&L अकाउंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था। अब आपको एक चीज समझनी है, हमने 11th में क्या किया था? ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा नेट प्रॉफिट निकाला था। लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ और चीजें भी होती हैं जिसको हमें क्लास 12th में समझना है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लॉजिक जानना चाहते हो तो ही समझने की जरूरत है,
वरना आप फॉर्मेट रट लो, काम खत्म कर लो, बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर लो, आगे चले जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला सेक्शन देख लो। लेकिन जिस भी बच्चे को लॉजिक समझने की कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, तो वो वीडियो देखता रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तो निकलता है, लेकिन रास्ते में और भी चीजें होती हैं, तो वो क्या क्या होता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से ना हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं, ये चीज प्लस करेंगे, ये चीज माइनस करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट से ये दोनों काम करने के बाद जो मेरा आंसर आता है उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर साइड चेंज करेगा, जैसे हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट ने साइड चेंज करा था, वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर साइड चेंज करेगा। अब मेन काम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने का क्या रास्ता है, मैं वो समझा रहा हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे वही एक्सपेंसेस आते हैं जो अभी हमने समझे थे, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो सारे खर्चे आपके यहां आएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी एक्सपेंसेस है, वो भी आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे। अब साथ साथ आप ऐड करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, जो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो सारे क्या होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स भी आप यहां पर ऐड करोगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये दोनों आइटम्स सब्ट्रैक्ट, ये दोनों आइटम्स ऐड जब आप करोगे तो आप पे क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, समझने वाली चीज ये है कि हमें करना क्या, हमें क्वेश्चन में आपको ये समझना है, अब ध्यान से सुनो, हमें पूछ रहे कैश फ्लो कहां से बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बताओ। तो क्योंकि हमें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बताना है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सबसे पहले मुझे वो जानना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो रोजमर्रा के मेरे काम है, जो भी मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है, वहां से मेरे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, कैश का फ्लो कितना रहा, इनफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो कितना रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर मेरे को जानना है तो मेरा प्राइमरी मोटिव होता है कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल सके। मेरा स्टेप 1 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। और दिक्कत यह है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें गिवन होता है नेट प्रॉफिट। तो आपको यह समझना है कि नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो हमें पहुंचना है, वो चीज कराई जा रही है हमारे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनिशियल वाले फॉर्मेट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है, वहां से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो पहुंचना होता है, वो स्टेप्स हमारे को करने होते हैं कैश फ्लो में। और वो उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है, वो मैं आपको अब बता रहा हूं। आप ध्यान से देखो, अभी हमने क्या समझा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने का क्या रास्ता है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस करो। तो इसका उल्टा चलो ना, उल्टा करेंगे तो सारे काम भी तो उल्टे होंगे। अब मेरे को क्या करना है, नेट प्रॉफिट से मुझे जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने का मतलब उल्टा। तो सीधे रास्ते में क्या करते थे, खर्चों को माइनस करते थे। तो उल्टे रास्ते में क्या करेंगे, उल्टे रास्ते में खर्चों को ऐड करेंगे। और कौन से खर्चों को ऐड करेंगे, जो इस रास्ते में पड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को सीधे रास्ते में देखो ऐड करते हैं, लेकिन जब नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना होगा तो ये क्या होता है, ये वाली इनकम्स होती हैं माइनस। यही आपका लॉजिक पार्ट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सीधे रास्ते में तो वही करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब इनकम्स को ऐड करेंगे सीधे रास्ते में, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट। लेकिन हम कैश फ्लो में क्या कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको ऐड करेंगे, जो पहले हमने ऐड करा था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आपका लॉजिक पार्ट। अब मैं आपको एक बार CFS दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखो भाई, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मैंने आपको अभी समझाया, पहले सब्ट्रैक्ट करते थे, अब उल्टा चल रहे हैं इसलिए ऐड करेंगे। तो नेट प्रॉफिट से ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए उल्टा चल रहे हैं, खर्चे वगैरह ऐड, इनकम वगैरह सब्ट्रैक्ट। तो लॉजिक पार्ट जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप पे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसके बाद से हम सीधा सीधा ही सोचेंगे, पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं आगे का फॉर्मेट। देखो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपको ऐड करनी होती है डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐसे सोचो कि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर मेरी कम हो गई तो इन्वेंट्री मेरी कम कैसे होगी, अगर मैं इन्वेंट्री बेचूंगा, स्टॉक बेचूंगा, तो स्टॉक बेचूंगा
तो कैश तो आ जाएगा ना। अब आपको ये सोचना है पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मेरी डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो जाएंगी तो मेरी क्या एग्जांपल लिया मैंने, उसका एग्जांपल लिया इन्वेंट्री कम होना। आप इन्वेंट्री से समझ लो, इन्वेंट्री कम कब होगी, जब इन्वेंट्री सेल करेंगे, बेचेंगे, तो माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इसलिए यहां पर ऐड कर देना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मान लो कोई छोटा मोटा लोन ले लिया, तो लोन लेने से कर्जा तो बढ़ गया लेकिन पैसा भी तो आ गया, तो कैश का यहां पर भी क्या है, इनफ्लो है, तो इसलिए यहां पर ये जो भी आइटम्स होगी आप यहां पर ऐड कर देना। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो एग्जांपल वही इन्वेंट्री का ले लो, मान लो आपने इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, आपने और इन्वेंट्री खरीदी, तो इन्वेंट्री आपने खरीदी तो क्या होगा, आपका खर्चा होगा, कुछ खरीदोगे तो खर्चा होगा ना, बाहर जाकर भाई एक हम चिप्स लें, चॉकलेट ले, पैसे तो हमारी जेब से जाते हैं ना, तो कैश का आउटफ्लो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेकिन कैश का क्या है, आउटफ्लो है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा भाई, जैसे मान लो आपने लोन चुका दिया, ठीक है, तो आपका कर्जा कम हो गया, लोन आपने चुका दिया, तो पैसे तो गए ना, कर्जा कम हुआ लेकिन पैसे तो गए, तो कैश का आउटफ्लो। इसलिए इन चीजों को क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में लिख देगा, अकाउंट्स में ब्रैकेट्स मतलब माइनस। तो ये सारा काम करके मेरे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहां पर पहुंच गए अब आप। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचने का बस एक छोटा सा स्टेप रह गया। यहां पर आपको माइनस करना है इनकम टैक्स पेड, और ये कौन सा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में यूज होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे यूज होता है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पहले यूज होता है बिगनिंग में, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला रास्ता था ना, वहां तक पहुंचने के लिए वहां पर यूज होता है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के साथ यूज होता है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर यहां पे यूज होता है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और अगर आपका आंसर आ गया पॉजिटिव तो बोलना कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर आंसर आ गया यहाँ पे नेगेटिव तो बोलना कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव आंसर के लिए यूज वर्ड लगाते हैं, पॉजिटिव आंसर के लिए फ्लो वर्ड लगाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड है ये सारा काम, ठीक है। ये मटेरियल सभी बच्चों को पढ़ना है, ये वाला पेज कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको गलतियां करने से बचाएंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो पहला है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट न्यू डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड एंड इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो इसका क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है, हमें ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, हमें यहां पर लिखा होता है डिबेंचर्स और इसके बाद आपको साल गिवन होगा 2024 और 2025। तो यहां पर मान लो 6 लाख है, यहां पर 7 लाख है, और एक और मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं डिबेंचर्स का, यहां पे 6 लाख है और यहां पे 5 लाख है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये समझना है, पुराने वाले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, नए वाले साल को बोलते हैं करंट ईयर, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके डिबेंचर्स 6 लाख से 7 लाख हो गए, तो इस वाले केस में, पहले केस में हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 1 लाख से इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है या जो डाउट आता है वो ये आता है कि ये जो डिबेंचर्स इशू करें, इसको इंक्रीज होने का मतलब है इशू करें, तो ये जो डिबेंचर्स हमने इशू करें ये करे कब है, मतलब ये 2024 की बिगनिंग में करे हैं या ये 2024 के जो एंड था, मतलब जो मार्च 31 2025 है, इस साल करे हैं या इस साल करे, कौन से साल ये हमने इशू करे हैं, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन होती है, ये क्या एजम्पशन होती है ये मैं आपको पूछ रहा हूं। सेकेंड कैटेगरी है कि 6 लाख के डिबेंचर थे, अगले साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में 5 लाख के रह गए, तो सेकेंड कैटेगरी में हुए 1 लाख से डिबेंचर्स कम, और इसको बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए एजम्पशन के तौर पे, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे तो बहुत बढ़िया, एजम्पशन के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या एजम्पशन रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो भी एजम्पशन रखोगे आप ऐसा मान के चलोगे जो भी हुआ एंड में हुआ, ठीक है, जो भी हुआ एंड में हुआ, मतलब अगर इशू किया तो इस वाले ईयर के टाइम पर किया, रिडम्पशन किया तो इस वाले ईयर के टाइम पर किया, मैं वही कह रहा हूं, जो भी हुआ एंड में हुआ, मान के चलना ईयर एंड में इशू हुआ, ईयर एंड में रिडम्पशन हुआ, ये हमारा एजम्पशन रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ता है, तो वहां पर ये एजम्पशन बहुत ज्यादा काम में आती है कि किस पे लगाना है। कई बार बच्चे ना समझ नहीं पाते कब हुआ है रिडम्पशन, और फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो फर्स्ट एजम्पशन और सेकंड एजम्पशन में मैंने वही लिखा है कि जो भी हो रहा है एंड में हो रहा है,
इशू हो रहा है डिवेंचर तो एंड में, रिडम्पशन हो रहा है डिवेंचर का तो एंड में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स में भी वही लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट्स भी अगर हम लोग नहीं खरीद रहे हैं तो वो भी ईयर एंड में हो, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया जो भी हुआ एंड में, मान के चलना सारा इशू रिडम्पशन ईयर एंड में हो रहा है। और इसी बात का मतलब है कैलकुलेट ऑलवेज ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो कैलकुलेशन जब आपको करनी होगी तो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करनी होगी। ये अगर आप थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रटना है तो ये समझ लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये हमारे को अगर इंटरेस्ट देना होगा 10%, तो ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट दे दूंगा दोनों ही केस में, चाहे इश्यू हो चाहे रिडम्पशन हो, ठीक है। और हुआ कब है, प्रैक्टिकली अगर कोई पूछ ले भाई ये होता कब है, वाइवा में पूछ ले रिडम्पशन होता कब है, तो ईयर एंड में होता है, ठीक है। और उस लॉजिक से चलेंगे तो कैलकुलेशन हमारे को ओपनिंग बैलेंस पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट स्लैश कैश क्रेडिट विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड नॉट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो कई बार हम लोग गलती करते हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं वहां पर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को और कैश क्रेडिट को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखना इन दोनों को वहां पर कंसीडर नहीं करना, ये सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के, तो ये वही एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चंस में मोस्टली आते हैं। तो लॉसेस को क्या करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को करते हैं ऐड। और एग्जांपल है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये रोज रोज नहीं होता ना, कभी कभी होता है। तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये ऐड होंगे। इनकम्स को करना है लेस, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ड्यू टू फायर, ये भी रोज रोज एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम बोला। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इनको अपने रजिस्टर में जरूर लिखना ताकि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम गलती ना करें। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। तो आपको देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, तो ऊपर डेटा गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सरप्लस, ठीक है। तो सबसे पहले तो सरप्लस में नजर रखना, तो यहाँ पे 2023 लिखा है, यहाँ पे 2022 लिखा है, तो आगे वाले साल को बोलते हैं करंट ईयर, पिछले वाले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो सरप्लस का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा। अब आपको देखो डिविडेंड वगैरह निकालना होगा, तो डिविडेंड के लिए ना नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कह रहे प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन, रिडीम मतलब पैसा वापसी की है, ठीक है। कब वापसी किया, ऑन 31 मार्च 2023, तो यानी कि साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो अभी प्रीमियम को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, प्रीमियम को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। आपको ये समझना है कि कितना पैसा वापसी किया, ठीक है। तो पहले तो वो समझते हैं। तो ऊपर देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहाँ पे 10% पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 लाख के मेरे स्टार्टिंग में थे, ईयर एंड होते होते 1 लाख हो गए, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए क्या किया, वापसी किया। तो मैंने रिडीम कितना किया है, 1 लाख रुपए करा है। और हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये जो डेटा है ना ये फाइनेंसिंग में भी जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग वाला सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पे ये जो 10% है ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे 10% रेट ऑफ डिविडेंड है। डिवेंचर्स के साथ जो 10% होता है ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको समझना होगा कि कहां पर क्या है। तो अब आपको 10% देना है। अब आपको यह समझना है कि 10% इस 2 लाख का निकालना है या इस 1 लाख का निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ओपनिंग बैलेंस पे 10% निकाल देना, लेकिन यहां पर उसने बताया ये रिडीम हुआ है साल के एंड में। तो साल के एंड में अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा लौटाया तो मतलब पूरा साल प्रेफरेंस शेयर्स मैंने होल्ड करे हैं, क्योंकि मैंने साल के एंड में पैसा लौटाया। तो यानी कि आपको जो डिविडेंड देना है वो ओपनिंग बैलेंस पे देना है, क्योंकि शुरुआत से लेकर एंड तक मेरे पास 2 लाख रुपए थे, ठीक है। कैप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे पास शुरुआत से पूरा साल तक 2 लाख रुपए की मैंने मेंटेन किए, जस्ट आखिरी दिन मैंने 1 लाख रुपए लौटाया। तो जिनको आखिरी दिन पैसे दिए हैं तो ऐसा नहीं है उनका डिविडेंड हम मार लेंगे, हम उनको भी डिविडेंड देंगे। तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड देना है यहां पर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट लाइन आपको कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 8%, ठीक है। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो 20 लाख का 8% निकाल देना, बट आगे उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड ऑन 1 अप्रैल। कह रहे साल की शुरुआत में ही हमने नए इक्विटी शेयर्स इशू करें। तो पहले 20 लाख थे, फिर ईयर एंड में 30 लाख थे, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर्स हमने इशू करें।
तो इन 10 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं इनको हम 8% का डिविडेंड दें या नहीं दें, ये आपका मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्योंकि मैंने साल की शुरुआत में ही इशू कर दिया तो पूरा साल ये मेरे पास थे, इनकी कैपिटल मेरे पास थी, अप्रैल से लेकर मार्च 31 2023 तक इनकी कैपिटल मेरे पास थी, मतलब इनका पैसा मेरे पास था, तो इनको भी मैं दूंगा भाई डिविडेंड। तो यानी कि मैं क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख के ऊपर 8% निकालूंगा क्योंकि ईयर की बिगिनिंग में मैंने इशू करे हैं शेयर्स को, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक था। अब आपको ये समझना है, ये मैंने बात करी शेयर कैपिटल की, अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये परसेंटेज 10 लाख पे लगाएं या मान लो यहां पर कुछ और फिगर होती है तो उस पे लगाते, या मान लो 20 लाख होता, यहाँ तो चलो 10 लाख है, मान लो 20 लाख होता तो किस पे लगाते। तो आपको आंख बंद करके एजम्पशन में ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना और ये एजम्पशन वर्किंग नोट में लिखकर भी आनी है। तो अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, और जो भी चीज मैं यहाँ ऑपरेटिंग में नहीं लिख रहा वो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएगी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले सरप्लस, सरप्लस आपको होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, दैट इज 8 लाख माइनस 4 लाख। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 4 लाख, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद ना हमारे को करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तक मुझे पहुंचना है। तो ये कैसे पहुंचेंगे, ये जरा समझो जरा। यहां तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, वो सारा काम यहाँ पे करना है। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, ऐड होती थी। तो यहां लिख देते हैं डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी पे भी डिविडेंड दिया है हमारे को, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया गया। साथ साथ हमने किसको डिविडेंड दिया, हमने प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दिया, ये भी हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। बाकी रिजर्व्स वगैरह इसमें थे नहीं, इंटरिम डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं जो सरप्लस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचाने के लिए सिर्फ यही 2 चीजें हमें चाहिए। तो यहां पर मैं डिविडेंड लगा रहा हूं, ठीक है। 8% मेरा इक्विटी शेयर्स का है और 8% क्या होगा 30 लैक्स का, ठीक है। मैंने समझाया क्यों निकाल रहा हूं 30 लैक्स पे, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने ये समझाया। तो इसका 8% निकालो भाई, ये आएगा 2,40,000। प्रेफरेंस शेयर्स पे अब मेरे को डिविडेंड निकालना है, तो इसका जो हमें रेट गिवन है 10% है और ये मैं निकाल रहा हूँ 2 लाख का। तो 2 लाख का 10% करेंगे तो ये आएगा 20,000 रुपीज। ये दोनों चीजें हो रही हैं ऐड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास 6,60,000 रुपीज, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपका स्टेप रहेगा ऐड करने वाला नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है भाई। स्टेप्स ना आप लोगों को यार याद ही करने पड़ेंगे, बिना लर्न करे काम नहीं चलेगा, स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पे हम लोग आ जाएंगे। यहां पर अब आपको देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स काम में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैं यहां पर लिख देता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसका सेम था, ठीक है। तो वैसे तो ओपनिंग पे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम ही था। तो 10% 10 लाख का ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन में और कुछ भी डिटेल ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मुझे यहाँ लिखना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं, आ जाएगा 7,60,000। वैसे तो ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बट क्योंकि क्वेश्चन में और डिटेल ही नहीं है तो इसी को मैं बोल दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में और डिटेल ही नहीं है तो यही मेरा सीधे सीधे क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो भी था ना सारा काम यही था इस क्वेश्चन का कि कौन से अमाउंट पे डिविडेंड निकलेगा इक्विटी शेयर्स पे, कौन से अमाउंट पे डिविडेंड निकलेगा प्रेफरेंस शेयर्स पे, कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो मेन यही काम था जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझाया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेलिंग है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ऊपर देखो कह रहे हैं सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स दे रहे हैं मेरे को, एक तो बिफोर टैक्स वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स तक पहले हमें पहुंचना है, ठीक है। तो वो चीज हमारे को करनी है। तो अब नीचे देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो इन्वेंट्री आपकी क्या होती है भाई, ये होती है आपकी करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, ये चारों चीजें आपकी जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जहां पे इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्लस माइनस वाली चक्कर नहीं पड़ते,
वहां पर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला स्टेप आएगा ये। तो अब जरा ध्यान से देखो, 2022 2023 पुराने साल को प्रीवियस ईयर, नए साल को करंट ईयर बोलते हैं। तो अब इसको आपको रीड कैसे करना है, आपको ये समझना है कि मेरे पास स्टॉक इन्वेंट्री था 1,25,000 का पिछले साल, और इस साल हो गया 1,15,000। तो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में मेरा इन्वेंट्री 10,000 से गिर गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट। तो अगर आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, तब आप इमेजिन करो आपका 10,000 से स्टॉक कम हो गया, तो जाहिर सी बात है बेचा होगा, स्टॉक बेचा होगा तो पैसा आया होगा। तो कैश फ्लो में ये क्या होगा, 10,000 रुपए ऐड होंगे, क्योंकि पैसा तो आया ना, अल्टीमेटली कैश का फ्लो बताना है कि आया या गया। ट्रेड रिसीवेबल्स को भी स्टॉक की तरह समझो कि पिछले साल इतना था, इस साल बढ़ गया, तो 40,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो, इन्वेंट्री के लॉजिक से ही समझो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो गया यार ये क्या वो क्या। इन्वेंट्री के लॉजिक से समझो कि आपकी इन्वेंट्री सपोज करो बढ़ गई, 40,000 से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। तो इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब आपने खर्चा करा है, तो खर्चा करे तो पैसा गया होगा, तो कैश फ्लो में माइनस करो। सारी करंट एसेट्स को इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तभी समझ में आएंगी, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस को भी ऐसे सोचो, ये भी बढ़े, तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल बढ़े ये भी बढ़े, तो ये कितने से बढ़े, 14,000 से बढ़े, तो 14,000 से बढ़े तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 40,000 वाली फिगर माइनस है, 14,000 वाली फिगर माइनस है, ये 10,000 वाली फिगर प्लस है। ये करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी लोन की तरह समझो, लोन बढ़ गया, लोन बढ़ गया तो यार वैसे तो बुरी बात है, लेकिन पैसा आ गया, पैसा आया तभी तो लोन बढ़ा। तो लोन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पैसा आया तो पॉजिटिव, कैश का फ्लो पॉजिटिव। ये प्रोविजन फॉर टैक्स के आपको जब भी दो बैलेंसेज होंगे तो दोनों बैलेंसेज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाला आपको याद होगा नीचे जाता है, ठीक है, नीचे प्रीवियस ईयर वाला जाता है नीचे, और करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला जाता है ऊपर। ऊपर कहां, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने वाले रास्ते में ये 20,000 रुपए जाएंगे। डेप्रीसिएशन गिवन है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नहीं है ये, रिसीव है तो सॉरी इनकम है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, और ये दो जगह जाएगी भाई, ये दो प्लेसेस पे जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो कहां दो जगह जाएगी, जरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब बनाएंगे बहुत ध्यान से देखना इसको। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, कितनी है, 20,000 अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो ये गेन की बात कर रहे हैं 20,000 की। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो काफी सारी चीजें अच्छे से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझो, आपको सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे भाई सोल्यूशन को। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो आफ्टर से बिफोर तक पहुंचना है आपको, आफ्टर से बिफोर तक पहुंचना है। तो आफ्टर वाला हमें क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन है कितना, 6,40,000। तो कुछ चीजें एडजस्ट करेंगे तब जाके बिफोर निकलता है, ऐसे आराम से नहीं निकलेगा। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा गिवन है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं गिवन है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे कौन सा यूज होता है, याद रखना करंट ईयर यहाँ पे यूज होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर बिल्कुल लास्ट में यूज होगा कैश फ्लो के, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसका बैलेंस मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं तो कितना मिल रहा है मुझे, 20,000, ठीक है। अच्छा, अब इंश्योरेंस क्लेम जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी, तो इंश्योरेंस क्लेम इनकम है ना, इनकम, तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी। ये चीज याद रखना, स्टार्टिंग में उल्टा चलता है, तो सारा चीज मैंने लॉजिक पार्ट में समझाई थी, स्टार्टिंग में उल्टा चलता है। तो इंश्योरेंस क्लेम लेस करेंगे, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम मेरे को गिवन है 50,000 की, तो मैं 50,000 को यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, नेगेटिव, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। तो ये आफ्टर से मेरा बिफोर आ जाएगा, तो ये 6,60,000 में से 50 चला जाएगा, तो 6,10,000 मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये चीज याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ऑपरेटिंग के याद होने चाहिए, और ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम ये है कि स्टेप्स बहुत सारे हैं। तो अगला स्टेप हमारा होता है, अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमें करना है क्या, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपको दो ही गिवन है, एक हमें गिवन है डेप्रीसिएशन, ठीक है, क्वेश्चन में, और अभी हम उल्टा सोचेंगे तो डेप्रीसिएशन खर्चा है तो ऐड होगा, और हमारे को एक इनकम गिवन है, ठीक है, और इनकम क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो नीचे जहां एडजस्टमेंट्स है ना, वहां पर देखो ये आपको लिखी हुई दिख जाएंगी, तो क्वेश्चन में नीचे गिवन है, और वैसे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 55,000, ठीक है, और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमें कितनी गिवन है, 20,000। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये माइनस है ना,
तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट का सिंबल बनाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस को क्या करते हैं, ब्रैकेट से शो करते हैं। तो 6,10,000 में 55 जोड़ा तो 6,65,000, उसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या होगा 6,45,000। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, सिर्फ इस स्टेप तक आपको उल्टा सोचना है और उसके बाद आप लोग कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ही सोचोगे, पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक निकालने तक उल्टा सोचते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं लॉजिक पार्ट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लॉजिक पार्ट में फॉर्मेट जब समझाते हैं ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। इसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला स्टेप करना है। तो सिंपल है भाई, यहां पर लिख दो, ऐड कर देते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड पेबल। ठीक है, तो ये ऐड होगा और इसका क्या ऐड होता है भाई, डिफरेंस होता है ऐड। तो ट्रेड पेबल का डिफरेंस मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था 30,000। ठीक है, तो ये कैसे आया मैं वो भी लिख देता हूं। तो 1,10,000 में से 80,000 सब्ट्रैक्ट करें तो वो आ गया था। इसके बाद मेरे को यहां लिखना है ऐड करते वक्त डिक्रीज इन करंट एसेट, और करंट एसेट्स के नाम पर हमें गिवन है क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये कैसे आएगा भाई, 1,25,000 में से माइनस करा है 1,15,000 को। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताई थी, तो समझ लेना यार, एकदम स्किप मत करना। कैश फ्लो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, स्किप कर करके देखोगे तो वैसे ही समझ नहीं आना। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐड करनी है। इसके बाद लेस क्या क्या करना है मैं वो लिख देता हूं। तो लेस क्या करेंगे भाई, डिक्रीज इन, ठीक है, तो लेस करते हैं वैसे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम चेक करते हैं क्या ऐसी कोई लायबिलिटी गिवन भी है। तो लायबिलिटी तो और नहीं है, मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख दिया। लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में एक ही गिवन है ट्रेड पेबल, और वो ऊपर चलेगी ऐड होगी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर और क्या आता है, जैसे डिक्रीज इन इन्वेंट्री था ना, तो यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा हमारे पे कौन सी दो करंट एसेट है। एक है ट्रेड रिसीवेबल्स और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी है और मेरे पास क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है। तो मैं वो भी लिख देता हूं, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। उनके जस्ट डिफरेंस ले लेने हैं जो टेबल में हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का 40,000 था और प्रीपेड एक्सपेंस का 14,000 था, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्रैकेट बना देना। ठीक है, ये याद रखना, ब्रैकेट बना देना। ठीक है, अच्छा अब 6,45,000 में ये 40,000 ऐड करो, ये 40,000 सब्ट्रैक्ट करो, ये तो 40 से 40 ही कट गया, ये 14,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 लाख। देखो यहाँ पे मैं काट नहीं रहा, हल्का सा कटिंग कर रहा हूँ, ये 40 इस 40 से कट गए तो 14,000 माइनस करो 645 में से, तो 6,31,000 आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी ये आंसर नहीं आया है, ये आंसर नहीं है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसको आंसर मत समझ लेना, अभी आंसर करना है। देखो यूजुअली इसके बाद आपका यही आपका आंसर होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, लेकिन इसमें से ना एक चीज याद रखना, टैक्स हटा देना। अब सीधा सीधा सोचना है, यहां पर पैसा आया तो ऐड किया, पैसा गया तो सब्ट्रैक्ट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वाले स्टेप से सीधा सीधा सोचना है, तो जो भी हमने टैक्स पे किया वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और यहां पे याद रखना हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। ठीक है, करंट ईयर वाला ऊपर लेते हैं ऑपरेटिंग में, प्रीवियस ईयर वाला नीचे लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना था भाई, ये था आपका 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 6,16,000 आ जाएगा। और इसको आप बोल सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स पे कर दिया ना, टैक्स पे कर दिया। वैसे तो यही आंसर होता है यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन थी तो इंश्योरेंस क्लेम जो कि हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उसको ऐड करो। ये पैसा मिला था ना, तो अब तो सीधा सीधा सोचना, मैंने बताया पैसा मिला था तो कैश मिला था तो ऐड कर दो। तो इंश्योरेंस क्लेम कितनी मिली थी, 50,000 मिली थी। पहले उल्टा इसलिए चलते थे क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकाल रहे हैं। तो एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए उसके बाद तो सीधा सीधा ही सोचते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए वहां पे उल्टा सोच रहे थे इससे ऊपर, यही मैंने आपको लॉजिक पार्ट में भी समझाया था। तो 616 में 50 जोड़ा तो ये आएगा 6,66,000 रुपीज, और इसको बोल देंगे नेट कैश। पॉजिटिव आंसर आया तो फ्लो, नेगेटिव आया तो यूज। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यही हमने समझना था मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। मैंने विद लॉजिक पूरा फॉर्मेट
आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और ये जो 2 क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वीडियो में बताया वो ध्यान से देखना, लॉजिक कोशिश करना, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना आप फॉर्मेट को याद भी कर सकते हो। तो अब मैं जूम आउट करके आपको एक बारी कंप्लीट ये वाला सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से।